बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 32, 33 एंड 34 में आप लोग को वेलकम। आज हम देखेंगे 3 लेक्चर एक साथ, और इससे पहले भी हमने तीन लेक्चर्स एक साथ किए थे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि लेक्चर्स कंप्लीट करें, इंशाल्लाह फाइनल से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि लेक्चर को थोड़ा डीपली लें और चीज़ों को मतलब ज़्यादा फोकस करें, चीज़ों पे डीपली क्लियर करवा दिया करें। तो देखें स्टूडेंट्स की शॉर्ट लेक्चर हैं, आपको मेंशन कर दिया गया कि शॉर्ट लेक्चर हैं। शॉर्ट मीन्स कि हमने इसको बहुत कम टाइम में कवर करना होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो टाइम नहीं दे सकते। और जो लोग टाइम दे सकते हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उसके ऑफिशियल लेक्चर्स हैं, वहाँ से ले लिया करें। उसमें ये होगा कि आप A to Z जो है वो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो ये शॉर्ट लेक्चर्स हैं, इसका मतलब यही हुआ कि आपका जस्ट जो है वो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे हमारे पास एक टॉपिक है क्लैरिटी थ्रू मॉड्यूलरिटी, तो इसमें हमने सिर्फ ये जानना है कि ये चीज़ होता क्या है, बेसिकली इसने काम कैसे करना है, ये है क्या, ये मकसद। ठीक है, तो जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। बाकी अगर आप खुद इस पर नहीं लिख सकते तो फिर आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप हैंडआउट्स को फुल रीड करें, क्योंकि आप हाईलाइट हैंडआउट्स पे फोकस करते हैं तो उसका सोल्यूशन हाईलाइट हैंडआउट्स नहीं है। ठीक है, आप इसको जो है वो थ्योरी आप अगर देखें, आपके CS 504 के जो नोट्स हैं, जो लेक्चर नोट्स हैं, उनमें तकरीबन हर लेक्चर का 2 या 3 पेजेस का लेक्चर है आपका। तो उसमें भी अगर आप हाईलाइट पे फोकस करेंगे तो भाई आप कैसे करेंगे, उसको पूरा रीड किया करें। ठीक है, हाईलाइट तो मैं उन चीज़ों को करती हूँ जिन पे मैं फोकस ज़्यादा करती हूँ, जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। बाकी आप लोग तो उसको एटलीस्ट फुल रीड कर लिया करें, अपने हैंड आउट्स को जो है वो कम से कम पूरा पढ़ लिया करें। अच्छा, आज हम देखेंगे क्लैरिटी थ्रू मॉड्यूलरिटी बेसिकली ये होता क्या है। तो देखें, ये सारी थ्योरी पढ़ने से मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। आपके पास कोड है जिसको आपने क्या करना है, इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ लॉजिकल स्टेप होते हैं प्रोग्राम के अंदर, जिसमें आपने क्या करना होता है, उसको आपने तोड़ना है। तोड़ना मीन्स कि आपने उसको अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करना है। क्योंकि हमने शायद पहले भी देखा था इसी लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में, कि जब आपके पास एक डिफिकल्ट टास्क होता है और बहुत लेंथी टास्क होता है तो आप उसको समझने के लिए क्या करते हो, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हो, तो फिर आप काम को आसानी से समझ सकते हो। तो सेम इसी तरह यहाँ भी आपने लॉजिकल स्टेप को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करना है। फिर हर जो लॉजिकल स्टेप है उसका फंक्शन बनाएं। जब फंक्शन को बनाएंगे तो हर फंक्शन को जब आप देखेंगे तो हर फंक्शन का अपना अपना काम होगा, अपना अपना मकसद होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप अपने कोड को ईजिली समझ सकेंगे। यानी आपका कोड जो है इस तरह हो जाएगा कि आप उसको एक नज़र में या उसको देखने से ही आप समझ जाएंगे कि भाई ये फंक्शन इस स्टेप का ये काम है, इस स्टेप का ये काम है। आप वो लॉजिकल ख़त्म कर दें और आप उसको छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दें। यानी आपका कोड ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड हो। अब सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कौन से कोड होते हैं, जिनमें कमेंट्स कम से कम होते हैं और कोड को पढ़ने में आप पढ़ते ही आप उसको समझ जाइए कि भाई इसमें ये बात हो रही है, इसमें ये बात हो रही है। तो मॉड्यूलरिटी भी एक ऐसा ही टूल है जो आपको क्या करता है, आपकी हेल्प किस में करता है, आपको आपके प्रोग्राम की जो साइज़ को रिड्यूस करने में आपकी मदद देता है, और आपको जो है छोटे छोटे आपके जो फंक्शंस हैं वो बनाने में आपकी मदद करता है। उस फंक्शंस की वजह से आपके प्रोग्राम जो होता है बहुत ज़्यादा ईजी होता है, यानी डिफ़िकल्टीज आप बच सकते हैं और आप आसानी से उस चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सारी थ्योरी यही है। क्लैरिटी थ्रू मॉड्यूलरिटी में यही चीज़ डिस्कस है कि आपने कैसे अपने जो कोड है उसको एक अच्छा कोड बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल भी आपको दी है। इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास ये है वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट की एक एग्जांपल है, जिसमें आपके पास सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर्स हुए हैं। फंक्शंस आपके जो है वो पूरा जो एक लॉजिकल स्टेप है उसमें आपके पास है वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं। फिर आपके पास सेकंड जो लॉजिकल स्टेप है उसके अंदर आपके पास क्या है, गिवन रेंज है, उसमें मिनिमम नंबर फाइंड करना है। ठीक है, एक सिंपल एल्गोरिथम है तो ये सिंपल, लेकिन इसको भी मजीद इंप्रूव करना, इसको मजीद अच्छा करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको तोड़ के आप छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। यानी ये जो लॉजिकल स्टेप है आपके पास, ये स्टेप है पूरा एक लॉजिकल आपके पास। ठीक है, ये जो आपके पास फॉर का नजर आ रहा है ना, ये आपके पास पूरा एक स्टेप है। इसको जो है इसको तोड़कर, यानी इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए इसको जो है इन फंक्शंस को तोड़ के ना, तो इसको क्या किया गया, इसको मजीद छोटे छोटे फंक्शंस बना दिए गए। ठीक है, छोटे छोटे फंक्शंस बनाने के लॉजिकल स्टेप को तोड़ के फंक्शंस बना दिए। अब यहाँ पर भी क्या है, लॉजिकल स्टेप है। अब यहाँ पर आपने जो स्टेप लिए थे उनको इंटीजर एक्स और वाइस में जो है वो ऐड कर दिया गया, और आपने जो मिनिमम नंबर वाला जो आपका कोड था उसको आपने क्या किया, लॉजिकल स्टेप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, यानी जो लॉजिकल स्टेप से सॉरी दूसरे स्टेप में कन्वर्ट कर दिया फंक्शन में। फिर क्या होगा कि आपके पास जो यहाँ पर दिया हुआ इंडेक्स नंबर आपने फाइंड करना है, मिनिमम 1 के पास यहाँ पर आपने अपना इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। यानी आपके पास जो गिवन रेंज है उसमें से आपने मिनिमम नंबर फाइंड करना है, लॉजिकल स्टेप से ये आपने उठाया है। ठीक है, फिर आपके पास है वाइड सिलेक्शन सॉर्ट का एक फंक्शन है, वाइड सिलेक्शन सॉर्ट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपने जाके अपना काम करना है। इसमें क्या करेगा, इसके अंदर जो है वो कंपाइलर आपका जो है इंडेक्स मिनिमम नंबर जो है वो फाइंड करेगा। सो कोड को जो है उसको मजीद जो है वो इम्प्रूव करने के लिए वाइड क्विक सॉर्ट का जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर किया है,
ये जो फंक्शन है ये भी काफ़ी फेमस है आपके पास। यहाँ देखें आपके पास ये है क्विक वाइट सॉर्ट का फंक्शन है, ये एक फेमस फंक्शन है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये बहुत जगह में इस्तेमाल भी हो सकता है। इसकी मदद से क्या होता है, देखें जब आपके पास कोड, एक लेंथी कोड दिया हो तो स्टूडेंट्स को क्या होता है वो कोड याद रखना या उसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लॉजिकल स्टेप की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप उस कोड को जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। अब क्योंकि आपने उसको अब स्टेप फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, तो ये जस्ट जो है वो स्टूडेंट के समझने के लिए या जो इंसान कोड देख रहा है उसको समझने के लिए, ताकि वो आसानी से अपने कोड को समझ सके, ठीक है, उसके लिए बनाया गया है। सो नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट सर्किटिंग है। शॉर्ट सर्किटिंग बेसिकली क्या होता है, तो देखिए शॉर्ट सर्किटिंग है क्या चीज़, इसको हम कैसे करेंगे काम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बूलियन एक्सप्रेशन जो होते हैं, जो बेसिकली हम सी और C++ में शॉर्ट सर्किटिंग की मदद से उनको एवेल्यूएट करते हैं, वो जो बूलियन एक्सप्रेशन हमारे पास होते हैं C और C++ के अंदर मैं बात कर रही हूँ, अच्छा उसके अंदर जो होते हैं शॉर्ट, उसको हम विद हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं। अब बात वही है कि शॉर्ट सर्किटिंग है क्या। तो देखें जो ही आपके पास जो पूरी एक्सप्रेशन है उसको जो है उसकी वैल्यू डिटरमाइन हो जाए ना, पूरे फंक्शन की आपके पास जब एक्सप्रेशन की जब वैल्यू डिटरमाइन हो जाए, तो उसके बाद जो रिमेनिंग उसका पार्ट होता है ना, वो एवेल्यूट नहीं होता। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें, लाइक आपके पास एक ए है और दूसरा बी है, एक पूरी एक्सप्रेशन है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन कब ट्रू होगी, ए और बी की। तो ये पूरी एक्सप्रेशन उस वक्त ट्रू होगी जब आपके पास ट्रू ए भी ट्रू होगा और बी भी ट्रू होगा, यानी बोथ का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। जब दोनों ट्रू होंगे आपके पास एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी। तो ये किस कंडीशन में होगा, ये एंड की कंडीशन में होगा। इसी तरह आर की कंडीशन में क्या होता है कि इनमें आपके पास दो हैं और दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा, तो आपकी एक्सप्रेशन क्या होगी, वो ट्रू होगी। ये आर कंडीशन का है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि शॉर्ट सर्किटिंग में कैसे होता है ये काम, तो उसमें भी सेम ऐसे ही है कि पहले आपको क्या करना होता है, आर कंडीशन में आपको क्या है, आर कंडीशन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि ए को आपने एवेल्यूट करना है, यानी उसको एवेल्यूट किया जाता है। उसके बाद अगर ए आपके पास जो है वो ट्रू है, तो आपने बी का पार्ट देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बी ट्रू है या नहीं है ये आपने नहीं देखना, ठीक है। आपने जस्ट ए को देखा कि ए ट्रू है, तो आपकी पूरी एक्सप्रेशन खुद ब खुद ट्रू हो जाएगी। ये आपने सबसे पहले ए को जो है वो एवेल्यूएट करना है। इसी तरह अगर आप एंड के केस की बात करें, यानी ये जो सर्किटिंग की बात कर रहे हैं ना हम, शॉर्ट सर्किटिंग, इसमें अगर एंड की बात करें तो एंड के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन ए है और दूसरी बी है, तो ये उस वक्त ट्रू होगी जब दोनों ट्रू होंगी, यानी ए भी ट्रू होगी बी भी ट्रू होगी, तो आपके पास एक्सप्रेशन ट्रू। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल होती है तो आपके पास क्या होगी, आपकी एक्सप्रेशन जो है वो फॉल हो जाएगी। तो ये शॉर्ट सर्किटिंग में ऐसा होता है, ठीक है। एंड और आर का कंसेप्ट आपने जस्ट इतना माइंड रखना है, और एंड और आर के लिए सिंबल कौन से यूज़ हो रहे हैं, इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। बाकी इस थ्योरी को मैंने आपको समझा दिया है, बाकी इसको रीड भी कीजिएगा। अब देखें ये जो हमारे पास है शॉर्ट सर्किटिंग, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपके प्रोग्राम में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करती हैं। और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो इस शॉर्ट सर्किटिंग को अलाउ नहीं करती। तो ज़ाहिर अलाउ नहीं करती तो हमारे प्रोग्राम में हमारे लिए आसानियाँ पैदा नहीं होंगी, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो इसको अलाउ करती हैं और कुछ नहीं करती। अच्छा, अब आपने देखा कि हमने बात की थी कि जब हमने आर का काम करना है, यानी एंड और आर का करना है, तो एंड में क्या होगा, आपके पास दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। और ए के अंदर आपने फर्स्ट एवेल्यूट किसको करना है, ए को करना है। अगर ए ट्रू है तो आपका ऑटोमेटिकली काम कहाँ जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ए ट्रू है तो आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू मिले, वो बी को देखेगा भी नहीं, तो उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि बी ट्रू है या नहीं है, ठीक है। सो बस आपने इस जगह में आपने ये कंसेप्ट जो है अपना रखना है माइंड में। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास है ऑपरेंट एवोल्यूशन ऑर्डर एंड साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट कब होते हैं, तो देखिए वेरी सिंपल, साइड इफेक्ट जब आपको फंक्शंस जो है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो आपके पास क्या होता है, वो साइड इफेक्ट होते हैं। इसको हम डीपली जो है इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन्होंने आगे जो है लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। उसमें उन्होंने बताया आपके पास लेक्चर नंबर 33 में कॉमन मिस्टेक्स हैं। कॉमन मिस्टेक कौन सी हैं जो आपके प्रोग्राम को आप कह सकते हैं डिस्टर्ब करती हैं या ख़राब करती हैं, जो मिस्टेक हम करते हैं। और साथ ही मिस्टेक के साथ कुछ गाइडलाइंस भी हमें दी हुई हैं। गाइडलाइन मीन्स कि आपने ये काम करने हैं। तो देखें हमें जो गाइडलाइन दी हुई है ना, तो वो कौन सी है, वो यही मिस्टेक है, ये सारी जो है दोबारा रिपीट कीजिए कि ये काम आपने नहीं करने। ये सारी मिस्टेक हैं, तो गाइडलाइंस में हमें बताया हुआ कि ये काम आपने नहीं करने। सो हम जस्ट गाइडलाइंस को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस गाइडलाइंस करने से आपका मिस्टेक वाला टॉपिक भी जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको अपनी गाइडलाइंस का भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि नेवर यूज़ कोमा एक्सेप्ट फॉर डिक्लेरेशन, कि आपने कोमा को यूज़ नहीं करना, सिर्फ डिक्लेरेशन के तौर पर आप इसे यूज़ कर, डिक्लेरेशन के टाइम आप इसको कोमा को यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद आपने कोमा का यूज़ नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गाइडलाइन में हमें बताया कि यूज़ नहीं करना, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये इसकी मिस्टेक है, इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं करना। सो मिस्टेक में भी आप पहला स्टेप यही ऐड करें, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप है कि इफ़ यू इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जब आप इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम पे, डू नॉट डिक्लेयर अनदर वेरिएबल इन द सेम स्टेटमेंट, आपने सेम स्टेटमेंट के साथ दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना। उसके बाद नेवर यूज़ मल्टीपल असाइनमेंट इन द सेम स्टेटमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब है कि आपने सेम जो स्टेटमेंट है उसके साथ मल्टीपल असाइनमेंट, कौन सी असाइनमेंट का, ये वाला ऑपरेटर है इक्वल टू का जो सिंबल। तो यहाँ पर देखें, यहाँ आपने इस तरह से काम नहीं करना है। किधर गया यहाँ पे, ये देखिए इंट आई है और जे इक्वल है 0। इंट आई और जे जो है वो दोनों 0 के इक्वल हैं, तो वो कह रहे हैं इस तरह एक साथ नहीं करने, आपने आई को जो अलग से है वो 0 की वैल्यू देनी है, ठीक है, इक्वल 0 रखना है। और आपने क्या करना है, दूसरी लाइन में, एक ही लाइन में नहीं करना, आपने दूसरी लाइन में जो है वो क्या करना है, आपने जो है वो इक्वल का सिंबल यूज़ करना है, लाइक दिस नहीं करना आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज़ फंक्शन विद साइड इफेक्ट। आपने फंक्शन जब यूज़ करने हैं तो आपने बहुत केयरफुली काम करना है। फंक्शंस के जो है वो वैल्यू जो पैरामीटर्स की चेंज होती है, ठीक है, उससे आपने अवॉइड करना है। सो ये कुछ गाइडलाइंस है, इनको आप एज इट इज़ याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इस्तेमाल होने वाली हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं और आपके MCQs का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम यही चीज़ें हैं, ठीक है। जो मिस्टेक्स हैं ना उन्हीं को आप लोग गाइडलाइंस की सूरत में आप याद कर लेंगे, तो फिर आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें, आपके पास है परफॉर्मेंस टॉपिक। अब देखिए वर्ड परफॉर्मेंस है, इसका क्या मतलब है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, या यहाँ पर इसका क्या काम है, क्या मकसद है। सो वेरी सिंपल, जस्ट आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस क्या है। तो देखिए कोड जो हम लिखते हैं ना, वो हमारे पास, आप ये समझ लें कि आप जो कोड लिखते हैं वो आपके पास 100% होता है, ठीक है। 100% आप रख लें, 100% है आपके पास। एक स्ट्रक्चर तैयार करना आपके पास 100% है कि आपने स्ट्रक्चर को तैयार कर, उनमें से आपने क्या करना है, 100 में से 20% जो इफर्ट करनी है वो किस पे करनी है, आपने अपने कोड पे करनी है, यानी सिर्फ 20%। सिर्फ आपका जो है 20% पार्ट जो है वो कोड के लिए रखें। बाकी का जो 80% है ना, वो आपने कहाँ लगाना है अपना टाइम, वो आपने कोड को, जो आपने कोड लिखा ना, उसको आप मेंटेन कैसे करना है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, उसको बेटर कैसे करना है, उसके फंक्शंस कहाँ रखने हैं, उस पर काम कैसे करना है, यानी इस तरह से आपने काम करना है, ठीक है। सारा काम आपने 80% काम कहाँ रखा गया, अपने कोड को इम्प्रूव करने के लिए, कि आप जस्ट 20 मिनट्स अपने दो, या 20% टाइम जो है वो अपना किसको दो, वो अपना कोड लिखने को दो, और बाकी का जो 80% है वो आप कोड को मेंटेन करो। कैसे आपने उसको मेंटेन करना है, कैसे उसको आपने पोर्टेबल रखना है, कैसे अपनी चीज़ों को खूबसूरत बनाना है, या दिस एंड दैट कुछ भी है, यानी खूबसूरती के लिए जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको इसके लिए वहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख लेंगे कोड को मेंटेनेबल रखना, या कह सकते हैं पोर्टेबल करना, या उसको समझने के लिए, जिसको देखने से कोड आसानी से समझ आए, तो उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। कोड में इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी आपके पास क्या है, वर्ड पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स होता है, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी आपको इस पूरे लेक्चर्स पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जस्ट अगर हम जस्ट पोर्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ से हम स्टार्ट करें इसकी बात कि क्या हो रही है पोर्टेबिलिटी में, तो देखिए आपके पास है कि बहुत से एप्लीकेशंस को बहुत से प्लेटफॉर्म पर पोर्ट करने की ज़रूरत होती है। पोर्ट करने का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल के एक जगह से दूसरी जगह जब जा सके कोई चीज़, ठीक है। तो आपके पास बहुत सी एप्लीकेशन होती है जिसको आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोर्ट करने की आपको ज़रूरत होती है। तो ये काम जो होता है वो बड़ा मुश्किल एक टास्क आप कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक ये काम नहीं होगा जब तक आपका कोड एक अच्छा नहीं है या एरर फ्री ना हो, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। सो एक बड़े प्रोग्राम को जब लेते हैं आप, उसके एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पर आप पोर्ट करते हैं, तो ये काम क्या होता है, ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। इसको कैसे आपने आसान बनाना है, इसके लिए आपने क्या करना है, ताकि आप एक कोड को जो है एक प्लेटफॉर्म से उठा के दूसरी प्लेटफॉर्म पे जो है उसको पोर्ट कर सकें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो आपने कोड लिखने हैं ना, उस वक्त आपने बी केयरफुल रहना है कि आपने क्या करें, आपने इस कोड को पोर्टेबल बनाना है। सो कोड बनाते हुए आपने माइंड में रखना है कि आपने कोड को पोर्टेबल बनाना है। पोर्टेबल बनाने को जब आप माइंड में नहीं रखेंगे, जहन में नहीं रखेंगे, तो आपका कोड क्या होता है, वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है, यानी वो एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पर पोर्ट ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने पोर्टेबिलिटी को माइंड में रखा ही नहीं है, आपने कोड ही ऐसा बनाया है कि वो पोर्टेबल हो ही नहीं सकता। अच्छा, उन्होंने बताया यहाँ पर कि आपने चीज़ों को पोर्टेबल रखने के लिए या प्रोग्राम को पोर्टेबल करने के लिए आपने कुछ उसूल आप कह सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स जिनको आपने माइंड में रखना होगा, उनकी मदद से आप क्या करोगे, उनकी मदद से आप अपने कोड को जो है वो पोर्टेबल कर सकते हैं। सो वो कौन से रूल्स हैं जिनकी मदद से आप
कोड को जो है वो पोर्टेबल कर सकते हैं। उसमें आपके पास है स्टिक टू अंडरस्टैंड, पहले है यूज़ ANSI ISO स्टैंडर्ड C++, आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद है इंस्टेंट ऑफ यूजिंग वेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज एक्सटेंशन, इसको आपने यूज़ नहीं करना, इसकी जगह आप किसको यूज़ करें, STL, कि ये ज़्यादा पॉसिबल है कि आप STL को यूज़ करें, इस चीज़ को आपने यूज़ नहीं करना। सो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट जो हैं वो आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये पहला स्टेप था। ये कौन सा स्टेप है कि हमें कुछ उस प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं कि आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका कोड जो है पोर्टेबल हो सकता है, या फिर आप अपने कोड को पोर्टेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रोग्राम इन मेन स्ट्रीम। प्रोग्राम इन मेन स्ट्रीम में बताया कि अल्थॉट C++ स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर फंक्शन प्रोटोटाइप के, C++ को नहीं ज़रूरत होती फंक्शन के प्रोटोटाइप की, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें ये डिक्लेयर करवाने चाहिए। ठीक है, फंक्शन के प्रोटोटाइप की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम कोड कैसा बना रहे हैं, हम कोड को पोर्टेबल बना रहे हैं, तो पोर्टेबल के लिए उन्होंने ये स्टेप बताया कि आपको ये काम करना चाहिए। फिर उसके बाद है साइज़ ऑफ डाटा टाइप। साइज़ ऑफ डाटा टाइप में क्या है कि देखिए साइज़ बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है कि आपका साइज अगर ज़्यादा लेंथी है या बहुत बड़ा है, फंक्शंस का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपको प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो आपने अपने फंक्शंस का साइज़ जो है, जैसे हमने पहले स्टार्ट में देखा था कि प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करना है, तो इस तरह आपके फंक्शंस का साइज़ जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि आपको नेक पोर्टेबल करते हुए आपको कोई यानी आप उसको जब पोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कोड। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो आपके पास है ऑर्डर टू एवेल्यूशन। तो ये वेरी सिंपल कि आपके पास क्या है कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि एज मेंशन अर्लियर ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट के टाइम पे क्या था कि ऑर्डर ऑफ एवेल्यूशन जो है वो आपकी इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये किसकी केस बन सकती है, आपके कोड को जो है वो पोर्टेबल होने से में रुकावट पैदा कर सकती है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है साइंडनेस ऑफ कैरेक्टर। अब कुछ साइंड है और कुछ अनसाइंड है। ठीक है, दो कैरेक्टर की टाइप्स। अब देखें लैंग्वेज को आपको ये रिक्वायर, ये नहीं है ज़रूरी कि आप बताएं कि मतलब ये स्पेसिफाई करें कि ये साइंड है ये अनसाइंड है। तो आपने क्या करना है, अपने कोड को मेंटेन रखने के लिए, पोर्टेबल करने के लिए आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि लैंग्वेज को ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बताएं कि आप जो काम कर रहे हैं या आपने जो लिखा, आपने फंक्शन जो आपने बताया, ये कुछ मैंने आपको बताया ना कि C++ में आपको ज़रूरत नहीं होती कि फंक्शन प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप फंक्शन प्रोटोटाइप ऐड करें। क्यों, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो प्रोग्राम है ना वो पोर्टेबल होगा। सो हम पोर्टेबल के स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें हर चीज़ को जो है वो डीपली बताना है प्रोग्राम के अंदर, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वो पोर्टेबल हो। फिर उसके बाद है अर्थमेटिक और लॉजिक शिफ्ट। अच्छा, अर्थमेटिक और लॉजिक शिफ्ट में क्या था कि जो C++ है या C है उसमें क्या था कि वो उसने एक ही सिंबल रखा था, ये वाला सिंबल। ठीक है, शिफ्ट के लिए आप इसको ग्रेटर देन भी कह सकते हैं, यानी दो ये सिंबल थे। वो अर्थमेटिक के लिए भी इसको यूज़ करता था और उसके लिए भी, अर्थमेटिक के लिए भी यूज़ है और उसके लॉजिक के लिए भी। ठीक है, लॉजिकल एंड अर्थमेटिक दोनों के लिए। तो जावा ने क्या किया कि जावा ने इसको जो है वो चेंज किया थोड़ा, इसको कहा कि ये जो आप यूज़ करें डबल वाले, ठीक है, ये आप डबल ग्रेटर देन के सिंबल कहते हैं इसको जब आप यूज़ करें तो ये किसके लिए यूज़ करें, इसको अर्थमेटिक के लिए, और जब लॉजिक के लिए करेंगे तो उसको ट्रिपल कर दें। ठीक है, इस तरह से। सो फिर ये आसानी से जो है वो चीज़ों को समझ सकिए। लॉजिकल और इसमें थोड़ा डिफरेंस हो गया, पहले तो सेकंड थे ना, दोनों एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते थे। तो अब क्या हुआ, ये जावा के अंदर इसको जो डबल वाले सिंबल्स हैं इसको आप इसके लिए यूज़ करें अर्थमेटिक के लिए, और ट्रिपल वाले जो हैं उनके लिए आप लॉजिकल के लिए। तो ये आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लाइन्स को आपने याद रख लेना है। फिर उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट बाइट ऑर्डर एंड डेट एक्सचेंज। इसमें सिंपली आप इतना ही बता दें कि ओनली आपने टेक्स्ट यूज़ करने हैं, फॉर डेट एक्सचेंज के लिए टेक्स्ट यूज़ करने हैं। और अलाइनमेंट के टॉपिक में भी यही है सेम कि अलाइनमेंट के अंदर जो है वो C++ जो है वो आपको डिफाइन नहीं करती अलाइनमेंट्स। ठीक है, C++ ने ये चीज़ें डिफाइन नहीं करती थी, जैसे स्ट्रक्चर्स हो गए, अलाइनमेंट स्ट्रक्चर्स की, क्लासेस वगैरह की, वो आपको डिफाइन नहीं करती C++, ये आपको सारा काम खुद करना होगा। फिर उसके बाद है बिट फील्ड। अब बिट फील्ड के अंदर क्या है आपके पास, तो देखिए बिट फील्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके MCQs के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिट फील्ड आपको ये आप कह सकते हैं परमिशन देती है कि आप डाटा को आपको पैक करने की इजाज़त देती है। ठीक है, आप डाटा को पैक करिए, जब पैक करेंगे तो क्या होगा, आपका काम आसानी से होगा। उसने कुछ एग्जाम्पल बताइए कि पैक आप किसको करना है, पैकिंग आपने किसी करनी है, पैकिंग सेवरल ऑब्जेक्ट्स ही करते हैं मशीन कोड्स के अंदर। फिर उसके बाद है रीडिंग एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं। और बिट फील्ड होता क्या है, ये आपको डाटा को पैक करने की परमिशन देता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि लेट अस डू दिस इन स्ट्रक्चर डेफिनेशन बाय पुटिंग बिट लेंथ आफ्टर द वेरिएबल। अब देखिए ये आपके पास स्ट्रक्चर एक पैक करके दिया हुआ है, जिसमें आपके पास इंट F1 है, फ्लैग 1 है, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, और यहाँ पर आपके पास कितने स्ट्रक्चर हैं, यानी ये 6 मेंबर्स पर कंटेन है आपके पास। ठीक है, 6 मेंबर हैं, ये पूरा एक पैक आपको बताया गया है कि ये एक पैक है आपके पास।
जिसके अंदर F3 जो है वो किसको शो करवा रहा है, F4 किसको, जस्ट ये आपको इतना बताने के लिए करवाया गया कि आपके पास पैक की आप समझ लें, एक एग्जाम्पल है, आपको दिखाया गया कि चीज़ों को कैसे पैक करते हैं। सो यहाँ तक हमारा लेक्चर कवर होता है। सो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ किसी चीज़ में प्रॉब्लम आया है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप ग्रुप लिंक ऐड कर दूँगी। CS 506 का ग्रुप है, वहाँ आप ऐड हो जाएं, वहाँ आप इजीली चीज़ों को डिस्कस कर लिया करें। ठीक है, सो ओके, अल्लाह हाफिज़।